everyone, welcome to Smart Shala. Today we will discuss about metals and non-metals, which is the third chapter of chemistry of class 10th. As we are discussing about metals and non-metals, they are elements. There are 115 elements known at present. अब तक हमें 115 elements known है. तो on the basis of their properties उनको डिवाइड किया गया है दो मेन कैटेगरीज में. एक है मेटल्स, एक है नॉन मेटल्स. जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. जैसे हमें पता है, आज तक हम छोटे क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं. नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल. तो हम देखते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. तो मेटल्स के बारे में हमको पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं मैलिएबल. मैलिएबल का मतलब होता है कि उनसे शीट्स वगैरह बन सकती है मेटल की. डक्टाइल है, उनसे वायर्स वगैरह बन सकती है, मेटालिक वायर्स, मेटालिक शीट्स, ये सब बन सकता है. तो हम कंपेयर करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज. मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, उनको शीट में बनाया जा सकता है, उनकी वायर्स बनाई जा सकती है. वाइल नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, ना ही उनसे शीट्स बन सकती हैं, ना ही उनसे वायर्स बन सकती है. उसके बाद मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं वो हम मेटल के लेते हैं ताकि वो जल्दी से हीट कंडक्ट कर सके, या जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो हम मेटल की लेते हैं क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसी तरह नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. मेटल्स होते हैं लस्ट्रस, उसमें बहुत अच्छी शाइन होती है, वाइल जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं. उसके बाद मेटल्स होते हैं हार्ड, ये सब तो कॉमनली नोन प्रॉपर्टीज हैं. नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं. मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल्स आर वीक. मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. नॉन मेटल कुछ तो सॉलिड्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स गैसेस होते हैं. उसके बाद मेटल्स की डेंसिटीज बहुत हाई होती हैं, नॉन मेटल्स की डेंसिटीज लो होती हैं. मेटल्स की डेंसिटी हाई होने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है. नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं. मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस होते हैं. सोनरस मतलब कि जब अगर हम उनको हिट करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड देते हैं. नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता. नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, वो आवाज नहीं करते, वो खड़कते नहीं हैं. फिर मेटल्स आर यूजुअली सिल्वर या ग्रे ऐसे कलर्स के होते हैं, पर नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में हमें मिल सकते हैं. तो ये हो गया कंपैरिजन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो यहाँ हम देखेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज आर एंटायरली ऑपोजिट टू ईच अदर. जो मेटल की प्रॉपर्टीज है वो उसके ऑपोजिट है नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज. तो ये तो एक जनरल बात हुई, जनरली ऑल मेटल्स एंड जनरली ऑल नॉन मेटल्स की बात हुई. पर इनमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. जैसे अगर हमें पता है कि कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है. नॉन मेटल है तो उसको नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए था, बट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो वो उसका एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी बन जाती है. उसके बाद आयोडीन की बात होती है. आयोडीन
एक नॉन मेटल है तो उसे डल होना चाहिए था उसके सरफेस पर, वो शाइनी है, लस्टरस है आयोडीन। इसी तरह सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स हैं तो उनको हार्ड होना चाहिए था पर वो सॉफ्ट है। डायमंड जो है वो एक नॉन मेटल है, उसको सॉफ्ट होना चाहिए था तो वो तो हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। इसी तरह मर्क्यूरी मेटल है, उसको सॉलिड होना चाहिए था एट रूम टेम्परेचर बट इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसी तरह सोडियम और पोटेशियम के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होने चाहिए थे क्योंकि वो मेटल्स हैं, पर उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स तो लो हैं। इसी तरह से मेटल्स की हाई डेंसिटीज होनी चाहिए, सोडियम एंड पोटेशियम की डेंसिटीज लो है। तो ये सारे बनाते हैं एक्सेप्शंस। तो ऐसे एक्सेप्शन ये है एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी, यानी जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज से थोड़ा डिफरेंट है या अलग है, उनको कहते हैं एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन कराएंगे। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। जैसे उसका एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम एंड ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड Na2O, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं तो इनमें से कुछ ऑक्साइड्स तो होते हैं जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड्स ऐसे भी हैं जो कभी एसिडिक बिहेवियर दिखाते हैं कभी बेसिक बिहेवियर दिखाते हैं, दोनों ही बिहेवियर्स दिखाते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स कहलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ऐसा ही एक ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड, देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर Al2O3 को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो बनाता है सॉल्ट। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर Al2O3 बेसिक ऑक्साइड की तरह काम कर रहा है कि जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है। इसी तरह अगर Al2O3 को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, Al2O3 को NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो अगेन एक सॉल्ट देगा। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर Al2O3 एसिडिक ऑक्साइड की तरह काम कर रहा है क्योंकि वो बेस के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट देता है। तो ऐसे बहुत से और एग्जांपल्स हैं, जैसे जिंक है, जिंक ऑक्साइड का भी हम इसी तरह बनाकर देख सकते हैं। अगर उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो भी वो सॉल्ट देगा, उसको बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तब भी वो सॉल्ट देगा। तो जिससे पता चल जाता है कि वो कभी एसिडिक ऑक्साइड की तरह काम कर रहा है और कभी बेसिक ऑक्साइड की तरह काम कर रहा है। इसी तरह से कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि ऑक्साइड ही फॉर्म नहीं करते, यानी अगर हम उनको, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, चाहे उनको बर्न कर दिया जाए तब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होंगे। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते, कभी भी ऑक्साइड नहीं बनाते हैं वो, क्योंकि वो हाईली अनरिएक्टिव मेटल्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज कि हम देखते हैं रिएक्शन वाटर के साथ कैसे करते हैं मेटल्स। तो मेटल प्लस वाटर विल गिव मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराओ तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि एक एल्कली है, प्लस H2 और उसमें से हीट इवॉल्व होती है। सिमिलरली सोडियम जब H2O के साथ मिक्स कराओगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, H2 गैस रिलीज होगी और हीट निकलेगी। कुछ मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे कॉपर है, उसको कोल्ड वाटर के साथ मिक्स करोगे तभी वो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देगा। लेकिन मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तब वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सिमिलरली और कुछ मेटल्स हैं जो कि हॉट वाटर से भी नहीं रिएक्ट होते, वो रिएक्ट होंगे स्टीम के साथ। जैसे एल्यूमिनियम है, वो स्टीम के साथ रिएक्ट होगा तब बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि
जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं। तो इस तरह से मेटल रिएक्ट होते हैं विद वाटर। उसके बाद देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। तो जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो वो देखते हैं एग्जाम्पल कि सोडियम है, अगर उसको हम एक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट प्लस H2 गैस बनती है उसमें। जिंक है, उसको HCl डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो जिंक क्लोराइड, वो भी एक सॉल्ट है, प्लस H2 गैस रिलीज होगी। पर अगर कॉपर को HCl के साथ रिएक्ट कराओगे या गोल्ड को या मर्क्यूरी को या सिल्वर को HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन, बिकॉज यहाँ हम देखेंगे हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की। मेटल्स की रिएक्टिविटी के बेसिस पर, रिएक्टिविटी मतलब वो कितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, कितनी जल्दी आयनाइज हो सकते हैं, उसके बेसिस पर एक सीरीज बनाई है यहाँ पर, वो कहलाती है रिएक्टिविटी सीरीज। उसमें है सबसे ऊपर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, देन टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है, उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटीज दी हुई है। ये जो रिएक्टिविटीज हैं यहाँ पर दी हुई है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, ये रिएक्टिविटी कम होती जाती है जैसे हम सीरीज में डाउनवर्ड जाते हैं। तो इस सीरीज में हम देखेंगे कि कॉपर जो है इट इज प्रेजेंट बिलो हाइड्रोजन, तो यानी कि कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ इस रिएक्शन में अगर कॉपर ने H को रिप्लेस कराना है, उसको डिस्प्लेस करना है, तो कॉपर क्योंकि लो रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा डाइल्यूट एसिड्स में, तो इसीलिए देयर विल बी नो रिएक्शन। इसी तरह हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर सकेंगे। तो अगर उनको एसिड के साथ रिएक्ट कराना है तो देयर विल बी नो रिएक्शन। देखा कि जब मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो जो मेटल्स लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। जो हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल्स हैं, जैसे ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है यहाँ पर दी हुई है, तो इसमें जो भी हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड में से डिस्प्लेस नहीं कर पाते, लेकिन जो हाइड्रोजन के ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेते हैं डाइल्यूट एसिड्स में। तो हम आगे चलें उसके पहले हम मेटल्स के बारे में और प्रॉपर्टीज पढ़ें, उसके पहले हमको पढ़ना होगा एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया क्या होता है? इट्स अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 part of concentrated nitric acid and 3 parts of concentrated HCl। अगर concentrated nitric acid यानी concentrated HNO3 and concentrated HCl उन दोनों को 1:3 के रेशियो में मिक्स कर दें, यानी 1 part concentrated HNO3 और 3 parts concentrated HCl अगर लेकर हम मिक्स कर दें तो उससे जो सोल्यूशन बनता है उसे कहते हैं एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर की हर मेटल डिसॉल्व हो सकता है, इवन की गोल्ड एंड प्लैटिनम। गोल्ड एंड प्लैटिनम बहुत ही अनरिएक्टिव मेटल्स हैं, तो उनको किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे गोल्ड एंड प्लैटिनम जो किसी सॉल्यूशन में भी डिसॉल्व नहीं होते वो भी एक्वा रीजिया में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो एक्वा रीजिया 1:3 के रेशियो में HNO3 और HCl का सॉल्यूशन है जो कि उन
एलिमेंट्स के लिए, उन मेटल्स के लिए यूज होता है जो कि अनरिएक्टिव मेटल्स हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं, उसमें एक मेटल सॉल्ट है, अगर उसको दूसरे मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो अगर दूसरा एक जो रिएक्टिव मेटल है वो अनरिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन एक अनरिएक्टिव मेटल रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जैसे CuSO4 एक सॉल्ट है, तो इसमें ये कॉपर का सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर मेटल का सॉल्ट है। अगर उसको जिंक से रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे हमने देखा था कि जिंक कॉपर से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहां बन जाएगा जिंक सल्फेट एंड कॉपर अलग हो जाएगा उसमें से। बट अगर ZnSO4 को कॉपर के साथ रिएक्ट कराना हम चाहेंगे तो कॉपर जिंक से लेस है, लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर देयर विल बी नो रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। अब यहाँ पर AgNO3 एक सॉल्ट है, ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्ट है, इसको अगर कॉपर से रिएक्ट कराएंगे ना, कॉपर सिल्वर से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो कॉपर डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर को, तो यहाँ कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट होता और उसको सिल्वर से रिएक्ट कराते तो वो रिएक्शन नहीं पॉसिबल हो पाता, क्योंकि सिल्वर कॉपर को रिप्लेस नहीं कर सकता। फिर हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। तो मेटल्स जब भी रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ तो वो मेटल क्लोराइड्स बनाते हैं। जैसे Na एक मेटल है, अगर वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl बनाएगा। तो कुछ मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्ट हो जाते हैं क्लोरीन के साथ, पर कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो क्लोरीन के साथ तभी रिएक्ट होते हैं जब हम उनको हीट करते हैं। जैसे मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, इनको जब हम हीट करेंगे तभी वो मेटल क्लोराइड बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो कुछ रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम है, वो इजीली क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाते हैं और मेटल क्लोराइड बनाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ज्यादातर मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ कुछ रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिर्फ वो ही रिएक्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो जब वो रिएक्टिव मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तब वो बनाते हैं मेटल हाइड्राइड। जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम एंड हाइड्रोजन है H2, जब वो रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ मेटल की प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम देखेंगे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। सेम हम नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्शंस करा के देखेंगे। तो सबसे पहले हम नॉन मेटल को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ। जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं ऑक्साइड्स, जो कि एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। मेटल्स जब बनाते थे तो ज्यादातर मेटल जो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, लेकिन जो नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स या न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, अगर हम उनको वाटर में डिसॉल्व कर दें तो उससे एसिड्स बन जाते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन एक नॉन मेटल है, अगर उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे C+O2, उससे बन जाएगा CO2। इस CO2 को अगर हम H2O में डिसॉल्व कर देंगे तो ये बना देगा कार्बोनिक एसिड, H2CO3, ये है कार्बोनिक एसिड। इसी तरह सल्फर है, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर के साथ मिक्स कराएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा H2SO4। तो ये हो गए एसिडिक ऑक्साइड्स जो कि वाटर में मिक्स करके एसिड्स बना देते हैं। इसके अलावा जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनते हैं वो हैं, जैसे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट होकर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा CO तो वो न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसी तरह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन
जब रिएक्ट होके H2O बनाएंगे तो वो भी न्यूट्रल ऑक्साइड होगा। उसके अलावा नॉन मेटल्स को हम देखते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करा के। तो जैसे कि हम जानते हैं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो खुद एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसी तरह अगर उनको वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो वाटर में भी हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेता है, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। उसी तरह से नॉन मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर हैं, तो इसीलिए वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते, क्योंकि दोनों को ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इसके अलावा नॉन मेटल्स को अगर हम एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तब भी वो रिएक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अगेन सेम रीजन है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन खुद एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो इसीलिए नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराना चाहते हैं नॉन मेटल्स को, तो उसमें भी सेम मेटल की तरह ही होगा कि जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। जैसे कि NaBr एक सॉल्ट है, उसके अंदर अगर हम उसको Cl2 के साथ रिएक्ट कराएं तो Cl इज मोर रिएक्टिव देन Br, तो वो Cl ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा और वो बना देगा NaCl। तो मोर रिएक्टिव जो Cl है वो लेस रिएक्टिव Br को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन लेस रिएक्टिव Br होगा तो वो मोर रिएक्टिव को नहीं डिस्प्लेस कर सकता। इसी तरह अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएं नॉन मेटल्स को, तो नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट होते हैं और वो भी क्लोराइड्स बनाते हैं, लेकिन ये क्लोराइड्स होते हैं कोवेलेंट क्लोराइड्स, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो क्लोरीन के साथ मिलके बनाते हैं कोवेलेंट क्लोराइड्स। तो क्योंकि वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इसके क्लोराइड्स, तो वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे कि फास्फोरस है, फास्फोरस को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फास्फोरस क्लोराइड बनेगा PCl3, जो कि एक कोवेलेंट कंपाउंड है। इसी तरह H और Cl को जब हम रिएक्ट करेंगे तो HCl बनेगा, वो भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। उसके अलावा अगर हम नॉन मेटल्स को रिएक्ट कराएं हाइड्रोजन के साथ तो वो बनाएंगे हाइड्राइड्स, बट वो भी कोवेलेंट इन नेचर होंगे। जैसे H2 प्लस S को रिएक्ट कराएंगे तो H2S एक कोवेलेंट हाइड्राइड है। इसी तरह N2 प्लस H2 अगर रिएक्ट करेंगे उससे NH3 जो बनेगा वो भी एक कोवेलेंट हाइड्राइड है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि नॉन मेटल्स ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं। तो जहां भी हाइड्रोजन होगा या क्लोरीन होगा वहां पर वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे हमने देखा कि ऑक्साइड की बात करें तो मेटल्स बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, वाइल नॉन मेटल्स बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड। और मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन को इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं वाटर में से। नॉन मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते फ्रॉम वाटर या स्टीम, किसी में से भी। फिर मेटल्स डाइल्यूट एसिड में से भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड्स में से भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। मेटल्स फॉर्म करते हैं आयोनिक क्लोराइड, क्लोरीन के साथ अगर मेटल्स रिएक्ट कराएंगे तो वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं और वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं वो कोवेलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं, जो कि नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फिर मेटल्स जो होते हैं यूजुअली दे डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, ओनली सम रिएक्टिव मेटल्स ही हाइड्रोजन से कंबाइन हो सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स रिएक्ट होते हैं हाइड्रोजन के साथ, पर वो कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं।
तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को। तो इसके अलावा यूजेस की बात करें तो हमको पता है कि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं उनके क्या यूजेस हैं, उनके क्या कॉमन यूजेस हैं, वो तो हमको पता ही है। फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कॉपर एंड एल्यूमिनियम ऐसे मेटल्स हैं जो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं एंड हीट हैं। तो ऐसे मेटल्स से बनते हैं वायर्स, इलेक्ट्रिक करंट कैरी करने के लिए वायर्स बनते हैं उनसे। कुछ मेटल्स हैं कॉपर एल्यूमिनियम, उससे हाउस होल्ड यूटेंसिल्स बनते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। फिर आयरन जो है उसको कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं अमोनिया के प्रिपरेशन में। जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन, जो भी रस्टिंग होती है आयरन की उसको बचाने के लिए उसके ऊपर एक लेयर लगाई जाती है दूसरे मेटल की, और वो जो दूसरे मेटल की लेयर है वो जिंक की लेयर है। यानी आयरन की चीजों पर अगर जिंक की लेयर लगा दी जाए तो वो रस्टिंग से बचाया जा सकता है उनको। इसी तरह क्रोमियम एंड निकल मेटल्स हैं, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम आते हैं। स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं उनके ऊपर प्लेटिंग की जाती है ताकि वो खराब ना हो, तो वो क्रोमियम एंड निकल की प्लेटिंग होती है। फिर एल्यूमिनियम फॉइल्स जो हैं वो मेडिसिन और फूड मटेरियल्स को पैक करने के काम आते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड है वो ज्वेलरी बनाने के काम आती है क्योंकि वो अनरिएक्टिव होते हैं तो ऑक्सीडाइज नहीं होते वो। इसी तरह मर्क्यूरी जो लिक्विड मेटल है इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग थर्मोमीटर्स। सोडियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम ये कुछ मेटल्स हैं जो यूज होते हैं स्पेस साइंस में। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मेटल के कितने सारे यहाँ पर हमारे पास यूजेस हैं। उसके अलावा अगर हम नॉन मेटल्स के यूजेस देखें तो जो मोस्ट कॉमन नॉन मेटल है वो है हाइड्रोजन। इट इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजिनेशन करा के उससे घी बनाने के काम आता है हाइड्रोजन, जैसे हमने पढ़ा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। उसके अलावा हाइड्रोजन यूज होता है अमोनिया के मैन्युफैक्चर में। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल। कार्बन जो है इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स क्योंकि वो उससे गुड कंडक्टर ऑफ जो कार्बन का एक एलोट्रोप है जो है ग्रेफाइट, इट्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे बनते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के इलेक्ट्रोड्स। उससे इलेक्ट्रोड्स बनते हैं क्योंकि गुड कंडक्टर है तो सेल के इलेक्ट्रोड बनाते हैं उससे। उसके अलावा जो नाइट्रोजन है इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अमोनिया या नाइट्रिक एसिड या नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बनते हैं उससे। तो इस तरह से नाइट्रोजन इज ऑल्सो फ्लश्ड इन द फूड बैग्स, जो पैकेट्स होते हैं चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है ताकि वो फूड मटेरियल खराब ना हो ऑक्सीडाइज होके। उसके अलावा नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स हैं दे आर यूज्ड एज एक्सप्लोजिव्स। फिर सल्फर इज यूज्ड एज फंजाइसाइड, गन पाउडर वगैरह बनाने के काम आता है। सल्फर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर इज यूज्ड फॉर वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, रबर का वल्केनाइजेशन होता है उसमें भी काम आता है। तो इस तरह से हमारे पास नॉन मेटल के भी बहुत सारे यूजेस हैं। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारे डे टू डे लाइफ में हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोस। आप मुझे मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करा लीजिए। उसके बाद आपके पास लेटेस्ट जो भी मैं अपलोड करूंगी उसके आपके पास अपडेट्स आते रहेंगे। इसके अलावा आपको इस पार्ट में से जो भी समझ ना आया हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं, या आपको और कुछ समझना है या और किसी चैप्टर के बारे में या मैथमेटिक्स किसी भी चीज के बारे में, मैथ्स और साइंस के किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स एंड गुड बाय।